ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हाथों को रब करिए और अपनी रोज को कवर करते हुए पूरे शरीर पे इस ऊर्जा का संचार और पूर्णतः शांत और स्वस्थ हो, इसी कामना। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। हम लोग आज रिसर्च के टॉपिक को लगभग कवर अप कर लेना है, हमें समय कम है। और उससे भी पहले मैं आपका लास्ट टाइम एक डाउट था उस पर थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ कि एक्चुअली जो डाउट आपका था उसको लेकर के क्या है कि जैसे वैसे वो जो विषय है वो पीएचडी का विषय है और स्टैटिक्स का क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम में यहाँ पूछा जा रहा है और आया है, तब आपको ये पता होना चाहिए जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उस समय टेस्टिंग करने के बाद या हमारे टेस्ट में जो कमियां आती हैं उस समय वो उन कमियों को टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर के रूप में मार्क किया जाता है। तो कौन सी कमी को टाइप 1 एरर बोलते हैं और कौन सी कमी को टाइप 2 एरर बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अगेंस्ट ये टेस्ट होता है कि जो नल हाइपोथेसिस जो हमने मानी थी और वो नल हाइपोथेसिस वास्तव में ट्रू होती है। सोचिए, आप सुनिए, जो नल हाइपोथेसिस हमने एजम्पशन लेके चले थे या नल हाइपोथेसिस जब ट्रू होती है वो वास्तव में सिद्ध होती है कि हाँ नल हाइपोथेसिस सही है, लेकिन हम उस स्थिति में क्या करते हैं, उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कब नल हाइपोथेसिस कब रिजेक्ट होती है, जब वो ट्रू होती है। भैया जब फॉल्स होती तब रिजेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वो ट्रू है, वो सत्य साबित हो रही है, फिर भी हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। इस कंडीशन में टाइप 1 एरर बोला जाता है कि आपने टाइप 1 एरर क्रिएट कर दिया। जब हमारी नल हाइपोथेसिस सत्य है या सत्य सिद्ध होती है, सत्य है, लेकिन फिर भी हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये किस टाइप का एरर है, कौन सा एरर है, टाइप 1 एरर। अब इसी के दूसरा देखें कि जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, इस कंडीशन में इसे टाइप 2 एरर बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को और क्लियर समझ लीजिए कि जब नल हाइपोथेसिस सत्य है, सत्य होते हुए हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, नल हाइपोथेसिस एच नॉट बोलते हैं उसे, एच नॉट इज ट्रू एंड वी आर रिजेक्टिंग एच नॉट को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, दैट टाइम इट इज ऑकरिंग द टाइप 1 एरर, इसे टाइप 1 एरर के बोलेंगे। और दूसरी कंडीशन में जबकि नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी फिर भी हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो इस कंडीशन में कौन सा एरर आएगा, टाइप 2, इसे टाइप 2। ठीक है, क्लियर हो गया है आपको ये टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ये जब हम टेस्ट करते हैं ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मेनली जब रिसर्च का ये प्रश्न है, और जब रिसर्च में हम लोग जब वो करेंगे तब जाके इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और भी इसके ये पॉसिबिलिटीज वगैरह, और इसमें फिर अल्फा बीटा और बहुत कैलकुलेशन भी की जाती है, ये लंबा प्रोसेस है, फिर सांख्यिकी मैथमेटिक्स का है। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो टाइप 1 एरर होता है, और जब फॉल्स होते हुए उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसे हम टाइप 2 एरर कहते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए अभी। ठीक है, क्लियर है महुआ मैम आपको? यस सर। बट सर नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू है तो वो तो रिजेक्ट नॉर्मली रिजेक्ट होगा ना, वो तो रिजेक्ट होना ही है, तब आपका पूरा थीसिस ही रिजेक्ट होना है उसमें, क्योंकि नल हाइपोथेसिस ट्रू आ गया है। नहीं, एजम्पशन जो है वहां पे आपको यही देखना है कि नल हाइपोथेसिस जब ट्रू हो रही है, अर्थात
जो आपने नल हाइपोथेसिस ली थी वो ट्रू सिद्ध हुई है, या वो जब टेस्ट होते हैं ना तो इसकी कुछ रीडिंग भी आती है। बहरहाल बस आप ये समझिए कि जब आपने ये सही सिद्ध होती है, सही होती है, उस समय उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, उसमें जो आंसर आएगा ना उसमें ये कोई सी भी एरर नहीं होगी। नहीं सर, ठीक है, तो उसका बस था, आप उसका टाइप 1 था सर। इनका जो इनका दिया था इन्होंने, कौन सा क्वेश्चन था इनका? सर क्वेश्चन वो था ऐसे वो क्वेश्चन ऐसे था सर कि कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में जो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देता है, तो जो अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस है उसको स्वीकार कर लेता है, तो ये कौन सा टाइप का एरर हुआ? तो ये टाइप 1 एरर है। हाँ, तो यहाँ पे देखो वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करी, लेकिन वहां पे वो नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी उस कंडीशन में उसे उसने उसने क्या कर दिया कि उस ट्रू की स्थिति में उसे जो है रिजेक्ट कर दिया। तो इस टाइप पे टाइप 1 एरर होगा। बस आप ना रफली सिर्फ ये याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें ना लंबा प्रोसेस है, इसमें टेस्टिंग और मेथड वगैरह भी लगती है, तब जाके वो क्लियर होता है। आप सिर्फ ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और ट्रू होते हुए उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो टाइप 1 एरर, और फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो टाइप 2 एरर। बस अभी आप इतना समझिए, क्योंकि ये जो है कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और इसमें दिखाया जाता है कैसे ट्रू हो रही है, कैसे फॉल्स हो रही है। ठीक है, इसे ये कैलकुलेशन का मैथमेटिकल क्वेश्चन है। हम लोग सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं और आज सैम्पलिंग मेथड से जो है हर बार लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो सैम्पलिंग से आता ही है। तो हम लोग लास्ट कक्षा में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ रहे थे और उसमें हमने 2 तरह की सैम्पलिंग पढ़ ली थी। आज ज़्यादा डीपली चर्चा ना करके ऊपर से ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अलर्ट रहिए और खुद ही ज़्यादा समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, हम सैंपल और सैम्पलिंग समझ गए। सैंपल क्या है? सैंपल है किसी जीव संख्या से निकाला हुआ एक छोटा भाग जो कि संपूर्ण जीव संख्या का प्रतिनिधित्व कर सके, उसे रिप्रेजेंट कर सके, या फिर ये कहें उसमें वो सारे गुण हों जो कि संपूर्ण जीव संख्या या संपूर्ण पॉपुलेशन में है, वो सारे गुण उस सैंपल में विद्यमान होने चाहिए। उसे सैंपल कहते हैं और उसे हिंदी में प्रतिदर्श बोलते हैं। और जो सैंपलिंग है वो प्रतिचयन है, वो मेथड है, वो प्रक्रिया है उस सैंपल को चयन करने की। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। और उसमें जो जो सैंपलिंग है वो 2 तरह की होती है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। शुरू से थोड़ा सा यहाँ से रफली चल लेते हैं जल्दी स्पीड में। हाँ, ये देखिए, सैंपल हम लोग समझ गए। इसमें अपनी जीव संख्या इस समष्टि के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे कहते हैं सैंपल। जैसे यहाँ पे हम लोग इतनी सारे, ये 12 लोग हैं, 12 लोगों में से कोई भी कहीं से उठाया जा रहा है और इनमें ये सारे गुण विद्यमान होंगे जो कि बाकी शेष के लिए रिप्रेजेंट कर सके, तो वो ये सैंपल के रूप में यहाँ पे बड़े से इसे छोटे रूप में लिया जा रहा है। ठीक है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सैंपल की वो क्या होनी चाहिए? वो समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके, यानी ओवरऑल सभी को रिप्रेजेंट कर सके, ये गुण हो उसमें। और वो पर्याप्त आकार का हो, कम से कम 10 से 20% टोटल पॉपुलेशन का लेना ही है, ये नहीं कि 1-2 ले लिया सैंपल के तौर पे। ठीक है, उसके साथ साथ उसमें निष्पक्षता और तटस्थता का भाव हो, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने अपनी सुविधा के अनुसार पक्षपात के भाव से ले लिया हो। और उसके साथ साथ उद्देश्य एवं साधनों के अनुरूप होना चाहिए, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अनुरूप हो हमारा ये सैंपल। ये नहीं कि चाहिए हमें कुछ और
कर रहे हैं किसी दूसरे क्षेत्र की रिसर्च और सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं किसी दूसरे चीज की, उसके साथ साथ हमें क्या सुविधाजनक एवं धन और समय की बचत करने वाला हो। अब जो प्रतिचयन है सैंपलिंग, वो मेथड्स हैं। मेथड्स जो है धन और समय श्रम की बचत करते हुए कम समय में तेजी से किसी जनसंख्या या समष्टि गुण विशेषता का अध्ययन करने हेतु अध्ययन समूह का चयन करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसे प्रक्रिया कहते हैं। सैंपल अर्थात चुने गए लोग और सैंपलिंग अर्थात चुनने की प्रक्रिया। तो सैंपलिंग दो टाइप की होती है, मेनली दो टाइप की, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। हमने लास्ट कक्षा में खूब अच्छे से चर्चा कर ली थी। तो प्रोबेबिलिटी जो है संभाव्यता अर्थात जिसमें संभावना बनी रही किसकी, प्रत्येक सदस्य की चुने जाने की, प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान संभावना हो। जैसे कि अभी क्वेश्चन में पूछना शुरू करूं तो किसी का भी नाम ले दूं कहीं से भी, तो वो यहाँ समान संभावना है तो सभी अलर्ट होंगे, और असंभाव्यता में सभी के चुने जाने की संभावना नहीं होती। और ये भी कह सकते हैं ये पूरी तरीके से पक्षपात रहित विधि है, और इसमें पक्षपात होने के चांस बने रहते हैं या पक्षपात हो जाता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स हम देखें। प्रोबेबिलिटी में मेनली 4 तरह की यहाँ सैम्पलिंग मेथड्स रखे गए हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसमें कि हमने जो, और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी वाले हैं, देखिए आप इनके नेम जरूर याद कर लीजिए। ऊपर से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये नहीं पूछता ज्यादा गहराई से, बहुत कम पूछता है कि इसमें क्या होता है उसमें क्या होता है। ज्यादातर आउटलाइन से ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से ये जो है पक्षपात विहीन विधियों को छांटिए, या फिर सैंपलिंग विधियों को छांटिए, या फिर आपसे बोलेगा या असंभाव्यता विधियों को बताइए। तो उनमें से आपको दोनों को मिला के दे देगा यहाँ पे, फिर आपको फाइंड आउट करके छांट के बता देना है। तो इसमें सिंपल रैंडम और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग एंड द एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग। और दूसरा जो है नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा सैंपलिंग काफी मैंने बहुत बार आती है, एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, सैचुरेशन सैंपलिंग, डेंस सैंपलिंग एंड द डायमेंशनल सैंपलिंग। ठीक है, इनके नेम आप याद कर लीजिए, या फिर आप ये याद कर लीजिए, मेनली अभी स्मार्ट वर्क करना है तो कि ये चारों के नाम याद कर लीजिए। ये चारों से अलग जो भी आएंगी वो सब क्या होंगी, वो सारी नॉन प्रोबेबिलिटी होंगी, ये चारों प्रोबेबिलिटी होंगी। तो इससे आपको छांटने में सुविधा हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप पे यदि याद है आपको और थोड़ा रिवाइज करना है, दोनों याद कर सकते हो तो दोनों याद कर लीजिए। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी में जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है वो हमने पढ़ा था कि बिल्कुल इसमें क्या होता है, प्रतिचयन का वह वर्ग जिसमें जीव संख्या से प्रत्येक सदस्यों का प्रतिदर्श के रूप में चयन होने की एक समान अथवा बराबर संभावना रहती है। जैसे कि मैं रैंडमली आप लोगों की यहाँ ये लिस्ट दिख रही है मुझे, अब मैं इस लिस्ट में से सीधा आंख बंद करके क्या करूं, कहीं पे भी उंगली रखूं और जिस पे भी उंगली रख जाए मैं कहूं कि आप आंसर करो। अब अगली दोबारा फिर उंगली घुमाऊं, फिर बोलूं कि आप आंसर बताओ, इस तरीके से। या फिर ये कहें कि आपको सारे को एक सर्कल बना कर बैठा दिया जाए और एक बोतल ली जाए, बोतल घुमाई जाए और जहां भी बोतल का जिस तरफ मुंह रुकेगा फिर उससे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है, हर एक व्यक्ति की समान चांस है आने की। ठीक है, और कोई पक्षपात नहीं हो रहा। तो इस टाइप की सैंपलिंग को क्या कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग। हाँ, सिंपल रैंडम, यस। और जो इसके बाद जो दूसरी है आपकी स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में जैसा कि स्तर बना दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन को, टोटल पॉपुलेशन को क्या करते हैं, पहले होमोजेनियस ग्रुप्स बना देते हैं, यानी सजातीय ग्रुप बना दिए जाते हैं। अब उन सजातीय ग्रुप्स में से फिर सिंपल रैंडमली फिर क्या किया जाता है, उनमें से सैंपल्स लिए जाते हैं और फिर उसे हेट्रोजेनियस बनाया जाता है। समझ रहे हो आप, इसमें क्या किया जाता है, पहले उनकी क्वालिटी के आधार पे, जैसे एज, जेंडर, या फिर आपकी जो है ये कुछ भी हो सकता है, उसकी इंटेलिजेंस, रिलीजियस, प्रोफेशन, इसके आधार पे क्या किया, पहले जो पॉपुलेशन है उन्हें ग्रुप्स में बांट दिया, और ग्रुप्स में बांटने के बाद अब उनमें से रैंडमली प्रत्येक ग्रुप से
सैंपल को ले लिया, ठीक है, होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस में कन्वर्ट कर लिया। तो ये होता है आपके स्ट्रेटिफाइड में। इसमें क्या है, ग्रुप बनाए जाते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया है। अगला आता है क्लस्टर सैंपलिंग, नहीं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब सिस्टमैटिक जैसा कि सिस्टम, एक क्रमबद्ध प्रतिचयन, इसको बोलते हैं क्रमबद्ध प्रतिचयन। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्तियों की पूर्व निर्धारित सूची में से प्रत्येक nth मतलब उस नंबर का व्यक्ति को चयन करते हुए उसका एक समूह तैयार करने की प्रक्रिया को सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इसमें एक ना सिस्टम फॉलो किया जाता है। जैसे आपके पास 50 लोग हैं, 50 लोग में आप कौन सा सिस्टम फॉलो करो कि बिना किसी पक्षपात के व्यक्तियों का नंबर आ जाए। 50 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और आपने कह दिया कि मुझे हर पांचवें से डिवाइड व्यक्ति मुझे चाहिए, जैसे 5वां, फिर 10वां, फिर 15वां, 5 का मल्टीपल हर व्यक्ति को मुझे एज ए सैंपल के रूप में ले रहा हूँ। तो यहाँ पे किसी के साथ ऐसा वो नहीं हो रहा भेदभाव, जो भी उस नंबर पे होगा वो आराम से ले लिया जाएगा। तो इसका एक सूत्र है n इजिकल टू कैपिटल N इजिकल टू स्मॉल n इंटू के। तो यहाँ पे n जो कैपिटल है वो टोटल नंबर ऑफ सैंपल और पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है, जैसे आपको 1000 लोगों में से 100 लोगों को लेना है, 1000 लोग हैं आप पे और टोटल पॉपुलेशन की n कितनी हो गई 1000, ठीक है। अब n मतलब हाउ मच सैंपल नीड, अब 1000 में से कितने चाहिए आपको, 100 चाहिए, ठीक है। अब जो k होगा वो क्या होगा, सैंपलिंग इंटरवल, अर्थात कितने नंबर का आपका होगा। अब 1000 को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो ये वाला सूत्र लगाया जाए, इंटरवल निकालना है आपको। तो k इजिकल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n, तो कैपिटल N की जगह कितना आएगा 1000 और स्मॉल n की जगह 100, तो डिवाइड किया तो कितना आया 10। तो हर 10वां व्यक्ति यानी कि 10 का मल्टीपल जितना होता जाएगा वो हमें सैंपल के रूप में लेना है। 10, फिर 20वां, फिर 30वां, 40वां, 50वां, है 60वां, जो 10 से मल्टीपल होंगे वो हमें सैंपल के लिए 1000 तक या 1000 के बीच में से वो निकाल लिए जाएंगे 100 व्यक्ति। आपको समझ में आ गया? जी सर। जी सर। ये होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इसे कहते हैं सिस्टमैटिक। इसमें हर संख्या के बाद के यूनिट को चुनेंगे, जैसे यहाँ पे दिखा दिया गया है। देखो 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, हमें इनमें से 10 लेने हैं 50 में से। भैया कैसे लोगे 10? तो यही वाला सूत्र लगा दो आप, 50 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आया 5। तो हर 5 का मल्टीपल आप ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन में खड़ा कर दिया, 5वां ले लिया, 6 7 8 को 9 को छोड़ा, 10वां ले लिया। इसी तरीके से 45 से लेकर के 50 तक हम जाएंगे, हमारे पास 10 व्यक्ति या 10 सैंपल के रूप में तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है आपको सिस्टमैटिक सैंपलिंग थोड़ा स्पीडली करना है हमें। अब एरिया और क्लस्टर, जैसा कि इसका नाम एरिया अर्थात क्षेत्र और क्लस्टर सैंपलिंग या फिर गुच्छ प्रतिचयन, इसमें क्या होता है, प्रतिचयन का वह वर्ग जिसमें जीव संख्या के सदस्यों का चयन करने से पूर्व क्या होता है, जनसंख्या को पहले क्षेत्र अथवा गुच्छ के रूप में बांट दिया जाता है। उन्हें क्या है, एक एरिया के रूप में लिया जाता है। ऐसा मोस्टली हम कहें कि उसमें भी हो रहा था, स्ट्रेटिफाइड में उसमें भी ग्रुप बनाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ एरिया विशेष से बात हो रही है। और वहाँ क्या था कि वहाँ ये हो रहा था कि होमोजेनियस ग्रुप बना रहे थे। अब इसमें क्या है, इसमें स्थान विशेष की चर्चा है। जैसे मुझे लेना है साहब किसी उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स को लेना है, तो डिस्ट्रिक्ट में हर तरह के, हर वर्ग के फीमेल जेंडर देख लीजिए, हर इंटेलिजेंट से उनकी, और उसके साथ साथ अमीर गरीब छोटे बड़े सब तरह के आ रहे हैं ना क्षेत्र में, यानी हेट्रोजीनियस पूरी तरीके से वो क्षेत्र है। तो इस प्रकार के क्षेत्र अर्थात ग्रुप उन्हें एरियाज में बांट दिया जाता है। ठीक है, फिर उनमें से सिंपल रैंडम कर लिया जाता है, रैंडमली फिर चुनाव किया जाता है। आपको ये समझ में आ गया है? आगे बढ़ूं मैं? जी सर। जी सर। अब देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी वाली असंभाव्यता, असंभाव्यता वाली में, हाँ जी क्लस्टर का और एक एग्जांपल दीजिए ना। एक मिनट, हाँ जी बताइए।
क्लस्टर का और एक एग्जांपल दीजिए। हाँ, क्लस्टर का मेनली होगा क्या, क्लस्टर अर्थात उसका मतलब है एरिया सैम्पलिंग, एरिया एंड क्लस्टर, यानी कि स्थान विशेष से, इसका रिलेशन जो है वो है ना स्थान विशेष से, किसी प्लेस के बारे में चर्चा होगी और उस प्लेस में देखिए सब तरह के हेट्रोजीनियस पब्लिक पहले से ही होगी, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, चाइल्ड भी होंगे, इंटेलिजेंस भी होंगे, पुअर भी होंगे, गरीब और रिच भी होंगे, है नी। तो इस तरीके की यहाँ पे कोई ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन वहाँ क्या था स्ट्रेटिफाइड में कि उसमें मेल अलग कर दिए थे, फीमेल अलग कर दिए थे, है नी। और उसके बाद अमीर अलग अलग अमीरों का ग्रुप था, गरीबों का अलग था। तो उसमें उस तारीख से पहले क्या था, तो उन्हें होमोजीनियस ग्रुप्स में बना लिया। यहाँ हेट्रोजीनियस पहले से ही तैयार था, पहले उन्हें होमोजीनियस में करने के बाद फिर पब्लिकली तब उसे हेट्रोजीनियस ग्रुप बना करके फिर रिसर्च करना शुरू किया। ठीक है, अभी हो गया है क्लियर? हाँ भैया, ओके, थैंक यू। अब नॉन प्रोबेबिलिटी असंभाव्यता, नाम देखिए यहाँ पे असंभाव्यता, ये इसका मतलब जिसमें सभी के चुने जाने की संभावना नहीं होती। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है, पूछना है किसी को? हाँ जी शिवानी मैम। जी सर, मैं क्वेश्चन है जो आपने क्लस्टर सैम्पलिंग बताई ना, वो भी हेट्रोजीनियस? हाँ देखिए, एरिया और क्लस्टर वो बात हुई एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। वो एरिया और क्लस्टर वो दोनों एक ही बात है, एरिया बोल लीजिए या क्लस्टर सैम्पलिंग बोल दीजिए, ठीक है। पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है क्या? हाँ, उसमें क्या है, एरिया स्थान विशेष से, और स्थान विशेष में क्या होगा कि पब्लिक हर तरह की पब्लिक होगी, वो सेम टाइप के नहीं होंगे, ठीक है। ओके ओके। अब इसमें क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हर एक सदस्य के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कोटा सैंपलिंग, ये इसकी सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले से कोटा निर्धारित कर देना, जैसा कहते हैं ना रिजर्वेशन पहले से सिलेक्ट कर दिया है। हम लोग दिल्ली में, आप लोग जितने भी हैं, आप और भी जगह बसों में घुसते हैं, क्या देखते हैं, सीटों के ऊपर लिखा रहता है महिलाएं हैं, फॉर जर्नलिस्ट, पत्रकार के लिए, यानी वो सीट पहले से निर्धारित कर दी गई है कि उसमें केवल महिलाएं ही जाएंगी, बैठेंगी, या उस सीट पे केवल पत्रकार ही आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें रिसर्चर पहले से ही सेट कर देता है कि मेरी रिसर्च में मुझे 60% महिला ही लेनी है, 40% मुझे शेष मेल लेने हैं, और उनमें से भी 20% बच्चे लेने हैं। तो यानी कि एक कोटा निर्धारित हो गया है, समझ रहे हो आप। इसमें इस टाइप की सैंपलिंग में क्या होता है कि पहले से ही आपने बांट लिया है कि आपको किस तरीके से क्या करना है। हम पहले से ही क्या करते हैं कि कोटा निर्धारित कर देते हैं कि कहाँ से कितना सैंपल लेना है। जैसे महिलाओं में से मैं 30% लूंगा और बच्चों में से 70% लूंगा। इस टाइप की सैंपलिंग को, जिसमें कोटा निर्धारित कर दिया जाता है कि इतने लोग मुझे वहां से ले लेने हैं। जबकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पक्षपात आ रहा है ना, कि आप अपनी मर्जी के या इतने लोगों को पहले से ले रहे हो। हाँ, बाकी शेष सैंपल तो जो तरीके से निष्पक्ष भाव से चुना जाता है, उसमें तो समान भाव से आते हैं सब। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, जैसे रिजर्वेशन सेट होता है उसी तरीके से ये कोटा सैंपलिंग होती है। आपको ये समझ में आ गया कोटा सैंपलिंग? क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक है। अभी देखिए इसी में फिर असंभाव्यता वाली में आती है एक्सीडेंटल में क्या होता है, आकस्मिक या प्रासंगिक या सुविधा अनुसार प्रतिचयन, कन्वीनियंस सैंपलिंग भी बोलते हैं इसे, इंसिडेंटल सैंपलिंग भी बोलते हैं। इसका नाम याद कर लेना है, इनके सिनोनिम्स एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल या कन्वीनियंस सैंपलिंग जो है वो एक ही है, ठीक है। और इसको सुविधा अनुसार, इसमें सुविधा अनुसार क्या होता है, ये सबसे सरल सैंपलिंग मेथड है। इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसकी, कि सुविधा के अनुसार सैंपल को चुनना। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमें 20 ऐसी महिलाओं का सैंपल लेना है जो पूजा करती हैं,
तो जहां से मिल जाएंगी, आपके घर में मिल जाए, पड़ोस में मिल जाए, आपके बस स्टैंड पे मिल जाए, मंदिर के पास गए आप वहां से ले आओ पकड़ के, कहीं से भी, यानी कि इजीली आप सैंपल के रूप में इकट्ठा कर सको। इस टाइप की सैंपलिंग को क्या कहते हैं हम? कन्वीनियंस सैंपलिंग या इंसिडेंटल सैंपलिंग, एक्सीडेंटल सैंपलिंग। ठीक है, वो कहीं से भी आपको मिल जाएंगे फटाक से। आप, ये नहीं है कि आपको वहां से ली आपने, यहाँ से ली जी, पूजा करने वाली होनी चाहिए। आपको घर में से मिल गई, आपके पड़ोस में से मिल गई, आपके गांव में से है, आपके पास जो मंदिर है वहां से लेके आ गए सैंपल के तौर पे। ठीक है, अब जो पर्पसिव है इसे जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं, इसे उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस विधि में अनुसंधानकर्ता अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जनसंख्या में से ऐसे व्यक्तियों का चयन कर लेता है जिन्हें वह सैंपलिंग जनसंख्या के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करता है। वो देख लेता है यार ये व्यक्ति है, जैसे बहुत सारे लोग हैं उनमें से मैंने देख लिया यार ये व्यक्ति है। अभी जैसे हमारे ग्रुप में मैं देख लूँ यहाँ पे कि हाँ यार महुआ मैम हैं जो कि पूरा प्रतिनिधित्व कर लेंगे, मैं महुआ मैम को ले लिया फटाक से। नहीं जी, मैं शिवानी मैम है, मैं शिवानी मैम को ले लेता हूँ। इन लोगों को छांट लूंगा जो मुझे लगेंगे कि ये मेरे ग्रुप का प्रतिनिधित्व अच्छे से कर देंगे, उन्हीं को ले लेना। इस टाइप की सैंपलिंग को जजमेंटल सैंपलिंग कहते हैं, जहां तक कहीं ना कहीं दूसरों के साथ पक्षपात हो रहा है ना, जबकि क्वालिटी तो औरों में भी हो सकती है ना। जो मैम शिवानी मैम में क्वालिटी है या महुआ मैम में है प्रतिनिधित्व करने की, वो क्वालिटी दूसरे में भी हो सकती है, लेकिन हमने उन्हीं को देख लिया। ठीक है, पक्षपात कुछ लिया है। हाँ, इसे पक्षपात सहित बोल सकते हैं, रहित नहीं बोलेंगे। तो जजमेंटल सैंपलिंग में क्या होता है, अपनी सुविधा के अनुसार, और वो भी उसे ले लिया जाता है जिसको हमें लगता है कि ये पूरे समग्र का या पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर लेगा। आ गई है समझ में? मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ तो माफी चाहूंगा, समय का अभाव है और एग्जाम आपका नजदीक है। आप थोड़े अलर्ट बैठिए, आपको खुद भी पढ़ना है और कोशिश करिए इधर उधर से दिमाग को हटा करके आप पूरा फोकस होके बैठिए कि कितना विशेष डिफरेंट इन सैंपलिंग में आ रहा है, इसमें क्या अंतर है, उसमें क्या अंतर है, इसका नाम क्या दिया गया। बहुत सारे डेफिनेशन तो उनके नाम के ही आधार पे निकल जा रही है, जैसा नाम रखा जा रहा है उसी आधार पे उनके काम हो रहे हैं। ठीक है, अब जो अगली है वो है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग को हिमकुंद बोलते हैं, हिमकुंद या हिमगोला प्रतिचयन। हिमगोला प्रतिचयन यहाँ पे इसलिए लिया गया है, यहाँ हिम के जो बर्फ के गोले से इस सैंपलिंग को रिलेट किया गया है कि मोस्टली होता क्या है, जब पहाड़ों पे बर्फ जमती है तो आप एक चीज कभी किसी ने करके देखा हो या कोई गया हो तो अच्छी बात है, मैं अभी ज्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि आप लोगों से। उसमें क्या होता है, एक बर्फ का गोला सा बनाया और उस बर्फ के गोले को बर्फ के ऊपर ही ऐसे करके फेंका जाता है, तो वो गोला ढलान पे से फेंका जाता है। वो क्या होता है कि जैसे जैसे वो घूमता जाएगा उसके साथ और बहुत सारी बर्फ क्या होती जाएगी, आप बताइए क्या होती जाएगी? चिपकती जाती है। चिपकती जाएगी और वो गोला मोटा होता चला जाएगा। तो इस आधार पे यहाँ सैंपलिंग रखी जाती है। जैसे कि आपसे कोई सुविधा अनुसार लोग ढूंढने हैं, आपको ढूंढने हैं कि भैया मुझे ढूंढे इस गांव के या इस डिस्ट्रिक्ट के जो जेआरएफ क्वालिफाइड लोग हैं वो चाहिए मुझे। तो आपको एक जो जेआरएफ क्वालिफाइड मिल गया है तो आपको क्या करेगा कि जो मिल गया है वो अगले नेक्स्ट दो को बता देगा, क्योंकि उसके संपर्क में होंगे कि हाँ भैया दो वो और हैं। फिर आप उनसे मिलोगे, फिर दो वो और दो को बता देंगे कि हाँ देखिए वहाँ ये और हैं। है, इसी तरीके से होता क्या है, एक चैन बन जाती है, इसे श्रृंखला सैंपलिंग भी बोलते हैं। इसे देखिए, देखो आपको यहाँ दिख रहा हूँ, एक डायग्राम बन रहा है, ये देखिए। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति, इसे ढूंढना है जेआरएफ होल्डर को, इसने इसको ए को ढूंढा, ए ने दो लोगों के, ए के दो लोगों से संपर्क थे बी और सी से, इन्होंने दो को बता दिया, अब बी ने दो को और बता दिया, सी ने भी बता दिया। ऐसे ही क्या हुआ कि एक श्रृंखला बनती चली जा रही है, एक चैन बनती चली जा रही है नहीं? तो क्या हो रहा है कि एक के बाद एक हमें जो है, जैसे बर्फ के गोले पे बर्फ चिपकती जा रही है, उसी तरीके से जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो रखा गया है, एक गांव के
लोगों को, आपको उन लोगों को ढूंढना है जो नशा करते हैं। तो एक व्यक्ति को आपने पकड़ा, वो व्यक्ति आपको अगले व्यक्ति को बता देगा कि भैया ये करता है। अब ये व्यक्ति और 2 व्यक्तियों को बता देगा कि भैया ये भी नशा करते हैं, ये भी दारू पीते हैं। अब ये 2 व्यक्ति पकड़े, वो भी और बता देंगे। तो इस तरीके से सैंपल इकट्ठा किया जाता है इस सैम्पलिंग मेथड में। कौन सी सैम्पलिंग मेथड में ये इकट्ठा किया जा रहा है? ऐसे हिमगेंद, स्नोबॉल सैंपलिंग या हिमगोला सैंपलिंग। ठीक है, अब अगला है इसके बाद ये सैचुरेशन सैंपलिंग। सैचुरेशन सैंपलिंग में होता क्या है कि जनसंख्या के उन सभी सदस्यों को सैंपलिंग के रूप में चयनित कर लिया जाता है जिनकी सैंपलिंग में चयन होने की रुचि होती है। यहाँ देखिए, यहाँ रुचि, इंटरेस्ट। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सूर्य नमस्कार पर रिसर्च करने जा रहा हूँ। आप लोगों से मैं कह रहा हूँ किस किस की इच्छा है, कौन इस रिसर्च में आना चाहते हैं एज ए सैंपल के रूप में। अब आप अलग सलग कह दोगे। मनीता मैम कह रही है सर मैं आना चाहती हूँ, सलाका जी ने कह दिया मैं आना चाहती हूँ। तो ये उन्हीं का चुनाव किया जा रहा है जो उनकी इच्छा है जिनकी। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही सैंपल के रूप में लिए जाते हैं जिनकी सैंपल के रूप में चुने जाने की रुचि है कि हाँ जी मुझे होना है। ठीक है, कौन सी वाली में? सैचुरेशन वाली में। इसमें क्या होता है कि जिन सैंपल्स की या जिन लोगों की सैंपलिंग के रूप में चुने जाने की, चयनित होने की रुचि होती है, इंटरेस्ट है, वो चुन लिए जाते हैं। क्लियर है आपको ये? जी सर। गुड। अब है डेंस सैंपलिंग। और डेंस सैंपलिंग में क्या होता है कि यह जब जीव संख्या की कुल संख्या का आधे से अधिक, जैसे टोटल पॉपुलेशन जितनी है, करीब हमारे पास 1000 लोग हैं, अब 1000 में से 500 से अधिक हम सैंपल के रूप में ले लें कि 500 से अधिक हमारी रिसर्च में शामिल रहेंगे, या फिर 2000 लोग हैं, 1000 से अधिक हमने सैंपल के रूप में ले लिए, तो ऐसी सैंपलिंग कौन सी सैंपलिंग कही जाएगी? घनीभूत, घनीभूत अर्थात डेंस सैंपलिंग कही जाएगी। और ये सैचुरेशन और डेंस सैंपलिंग में दोनों में ही जो पॉपुलेशन होती है, जो सैंपल का जो साइज होता है ना, संख्या होती है, वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, इस वजह से इसमें क्या होता है, इसमें श्रम, मेहनत भी अधिक लगती है, समय भी अधिक लगता है और धन भी अधिक लगता है, और इसीलिए इस सैंपलिंग को व्यावहारिक रूप से उपयोगी नहीं माना जाता और नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब है डायमेंशनल सैंपलिंग, जो आयामी नमूनाकरण जिसे कहें। इसमें क्या कहता है, डायमेंशनल सैंपलिंग इज एक्सटेंशन, विस्तार टू कोटा सैंपलिंग। इसमें रिसर्चर कई विशेषताओं जैसे जेंडर, एज, इनकम, रेजिडेंस etc को ध्यान में रखता है, और ये रिसर्चर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अध्ययन में कम से कम एक व्यक्ति चुने गए प्रत्येक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करे। यानी लोग तो इतने सारे ले लिए हैं, लेकिन उनमें एक व्यक्ति ऐसा है जो कि ये सारी विशेषताओं के लिए जो चुने जा रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व कर सके। ठीक है, इस टाइप से सैंपल लिए जा रहे हैं, अर्थात आयामी सैंपलिंग है। इसमें क्या है कि जो एज ए जो कोटा सैंपलिंग है उसी का एक दूसरा रूप कह सकते हैं इसे, उसका विस्तृत रूप है और विस्तार रूप में ले लिया, और हर एक ग्रुप निर्धारित किया या देखा ग्रुप के तौर पे उन्हें, और उनमें से हर एक व्यक्ति को ऐसा, एक एक व्यक्ति को ऐसा देख लिया प्रत्येक समूह से कि हाँ ये इसका प्रतिनिधित्व कर लेगा, ये इसका प्रतिनिधित्व कर लेगा, बाकी शेष से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी सैंपलिंग यहाँ पे पूरी होती है, सैंपलिंग मेथड। इससे जुड़े आपके डाउट्स नहीं होने चाहिए, ये आप पढ़ लेना और ठीक से, और इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, और मेनली इनके नेम याद कर लेना, नेम से ही क्वेश्चन मिल जाएगा, और अंदर से भी पूछा जा सकता है, तो इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, और उसकी हमने चर्चा कर भी ली है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं, जो ज्यादा जरूरी होगा वो पढ़ेंगे हम, बाकी अभी नहीं पढ़ेंगे ज्यादा। और रिसर्च प्रपोजल और साइनोप्सिस वगैरह का सीधा डिफरेंट देखेंगे कि हम जो है इनमें अंतर क्या होता है। अनुसंधान प्रस्ताव के जो मुख्य बिंदु होते हैं रिसर्च प्रपोजल के, वो मुख्य बिंदु देख लेते हैं। अनुसंधान परियोजना की विशिष्ट रूप से आवश्यकता, क्या लाभ होगा, जो प्रपोजल हम बनाते हैं
जब हम एडमिशन के लिए या अपनी यूनिवर्सिटी में जब भी प्रेजेंट करते तो उसमें ये हमारा इंडिकेट होना चाहिए कि हमारी रिसर्च का क्या लाभ होगा और इसका लाभ किसे मिलेगा। ठीक है, समस्या का कथन और महत्व संबंधी साहित्य सर्वेक्षण कहाँ से किया जाएगा, किस प्रकार का डाटा चाहिए और कैसे एकत्रित करना होगा डाटा, हमें उसका विश्लेषण कैसे किया जाएगा, संगठनों से सदस्यता सहायता कैसे ली जाए, कहाँ से मिलेगी आदि। ये सारी चीजें मुख्य रूप से अवधि और सुविधा, धन की आवश्यकता आदि के लिए ये रिसर्च प्रपोजल तैयार किया जाता है। अनुसंधान प्रस्ताव के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप खुद देख लेना। गलती देखिए, ये स्टेप्स ऑफ राइटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल और साइनोप्सिस या फिर रिसर्च प्रपोजल के जो स्टेप्स रहेंगे, आपका टाइटल पेज होगा, फिर वहाँ उसके बाद इंट्रोडक्शन देगा, बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए और वो रखा जाएगा, और इमरजेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, उसकी जो प्रॉब्लम्स है किस चीज को लेके आप तैयार कर रहे हो, जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू किया होना चाहिए, रिसर्च क्वेश्चंस तैयार होने चाहिए। ये सारे जो हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी, प्रपोजल, टूल्स टू बी यूज्ड, ये चीजें आप देख लें। यहाँ पे देखिए आप रिसर्च प्रपोजल या फिर ये कहें साइनोप्सिस और थीसिस में अंतर क्या होता है। तो जो थीसिस साइनोप्सिस है, वो साइनोप्सिस क्या होता है, छोटा सार होता है, अ ब्रीफ समरी ऑफ द प्रपोजल प्रोजेक्ट, इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट की छोटा सार होगा। और ये जो थीसिस होती है ये तो लंबा सार होता है, इट इज ए फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फाइनल रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च, ये पूरी रिसर्च की फाइनल रिपोर्ट होती है। ठीक है, अब जो साइनोप्सिस का अगली क्वालिटी क्या होगी, ये 4-5 से 20 पेज मैक्सिमम, अधिक से अधिक 20 पेज तक की होगी, 20 पेज से ज्यादा नहीं होगी, 4-5 पेज में भी होती है। और ये जो होती है थीसिस, इसमें छोटी से छोटी डिटेल्स भी रखी जाती है, ये मोर कम्प्रिहेंसिव होती है, और इसकी लेंथ जो होती है वो लगभग 100 पेजेस से लेके एक बड़ी बुक की तरह, एक बड़ी किताब की तरह होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ ऊपर से रिसर्च का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इसमें पूरा डीपली आपको बताया जाता है, सारा पॉइंट बताए जाते हैं डिटेल में। ये इंक्लूड ओनली मेजर पॉइंट्स, इसमें साइनोप्सिस में मेजर पॉइंट इंक्लूड होते हैं, और इसमें इंक्लूड्स ऑल डिटेल्स, सारी डिटेल होती है। इट इज ए काइंड ऑफ प्रपोजल, ये एक प्रस्ताव की तरह होती है, और इट इज ए काइंड ऑफ फाइनल रिपोर्ट, ये फाइनल रिपोर्ट की तरह होती है, क्या, थीसिस। और इट डिस्क्राइब व्हाट द रिसर्चर इंटेंड टू डू एंड व्हाई, इसमें बताया जाता है कि रिसर्चर क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। और इसमें क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है कि रिसर्चर ने क्या किया और कैसे किया, यानी इसमें करना चाह रहा है लेकिन इसमें कर चुका है, ये चीज इसका अंतर है। ठीक है, अब finding are not included written in beginning of the research project और it is a written option, ये क्या होता है, ये रिसर्च से पहले तैयार किया जाता है और ये पूरी रिसर्च कंप्लीट होने के बाद थीसिस तैयार करी जाती है। ठीक है, ये थीसिस राइटिंग के स्टेप्स हैं। टाइटल पेज होगा, सर्टिफिकेट होगा, डिक्लेरेशन होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगा, एक्नॉलेजमेंट रखा जाएगा, फिर कंटेंट और लिस्ट ऑफ टेबल्स होगी, लिस्ट ऑफ फिगर्स कितने दिए गए हैं आपने अपनी रिसर्च में दिए, एब्रिविएशंस को, शॉर्ट फॉर्म्स जो यूज की वो दिखाई जाएंगी, प्रीफेस होगा, आप प्राकथन किसे देंगे, और फिर मेन पेज पे आपके चैप्टर वाइज अलग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आपने कहाँ से पढ़ा साहित्य वो चीज होगी, प्लान एंड प्रोसीजर, क्या स्टडी का क्या प्लान रहा, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होगा, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन आदि, ये चीज यहाँ पे रखी जाएगी। देखिए, डेटा कलेक्शन की कुछ मेथड्स हैं, ये पढ़ लीजिए आप, ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि डेटा जो कलेक्शन किया जाता है किन विधियों से डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो रिसर्चर के द्वारा आवश्यकता अनुसार अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के अनुसार, जिसकी जो जैसी रिसर्च प्रॉब्लम है उसके अनुसार वैज्ञानिक विधि का चयन करते हुए आंकड़ों को एकत्रित करता है। वो इन आंकड़ों को इकट्ठा करने की अनेक विधियां होती है और यह विधियां मात्रात्मक और गुणात्मक कोई भी हो सकती है।
यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो वो कौन सी है? जिन्हें प्राइमरी डेटा जो कलेक्ट करते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन मेथड होता है जिसे अवलोकन या निरीक्षण विधि बोलते हैं। फिर इंटरव्यू मेथड होता है, साक्षात्कार विधि, और क्वेश्चनियर प्रश्नावली। और जो सेकेंडरी डेटा था वो हमने इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा के रूप में ऊपर पढ़ लिया था। ठीक है, तो मेनली हम प्राइमरी डेटा को इकट्ठा करने की जो विधियां हैं वो ऑब्जर्वेशन मेथड पहले आती है। इसमें क्या होता है? अवलोकन का शाब्दिक अर्थ होता है देखना। ठीक है, इसे निरीक्षण और प्रेक्षण विधि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो रिसर्चर होता है वो किसी घटना, विषय वस्तु अथवा समुदाय के विभिन्न क्रियाकलापों का निष्पक्ष और तटस्थ भाव से उनको देखकर या सुनकर उनका अवलोकन करता है? और अनुसंधान की यह विधि प्रेक्षण या अवलोकन विधि कहलाती है। इसमें क्या करता है? जैसे आप देख के सुन के उसे अवलोकित करोगे और फिर उस डेटा को आपको माइंड में सेट करके फिर लिखोगे कि यहाँ ये डेटा होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो होते हैं उसके टाइप्स यहाँ देखें तो स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जो होता है नंबर 1, इसमें क्या होता है? क्या चीज ऑब्जर्व करनी है ये पहले से ही प्लान कर रखता है। आपको पहले से पता है, आप फिल्म देखने जा रहे हो, आपको फिल्म देखने जाना है। जैसे अभी एक विवाद आया था कि जी उसमें शंकर भगवान की बदनामी की गई है, तो आपको पहले से पता है कि वो फिल्म देखनी है और आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे और किस जगह कैसे बदनामी शंकर भगवान की गई है। तो ये स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि पहले से निर्धारित नहीं है कि आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आप देख रहे हो और ऑब्जर्व करते जा रहे हो और लिंक पे लिंक जुड़ती जा रही है कि ये भी ऑब्जर्व कर लिया, फिर उसे भी लिख लिया डेटा के रूप में, या अगली चीज भी लिख ली। ठीक है, आपको आ रहा है ना समझ में? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। माफी चाहूंगा, मुझे ना थोड़ा स्पीड बरतनी पड़ रही है क्योंकि आज सही। नहीं सर, जरूरी है, स्पीड जरूरी है सर, पढ़ाइए क्लासेस भी आपकी। आपकी बहुत ज्यादा हैं, आप मैं ही सारा समय ले लूंगा तो आप बोर भी हो जाओगे। हालांकि कंसेप्ट तो क्लियर होगा लेकिन और भी चीजें पढ़नी है। आप क्या है ना, अभी आप इन्हें ऊपर ऊपर से समझ लीजिए कि हाँ थोड़ा बहुत ऐसा होता है, और फिर आप अपने रिवाइज कर लिया करना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ये चीजें वो हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, बस उन्हें थोड़ा जोड़ना है आपको यहाँ पे। अब होता क्या है दूसरा, जो देखो ये वाला स्ट्रक्चर्ड क्या था कि हमें पहले से सेट था कि ये देखना है हमें। अनस्ट्रक्चर्ड में पहले से कुछ भी सेट नहीं था, जो दिमाग पे आता गया, जो दिखता गया या जो हमारे डेटा से रिलेटेड था उसे हम लिखते चले गए। अब होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसका नाम है सहभागी निरीक्षण। सहभागी जैसा कि नाम भी है, इसमें क्या है कि कोई रोल हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ ऑब्जर्व भी करते जा रहे हैं, डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन असहभागी, इसमें क्या है कि भैया कोई एक्टिविटी चल रही है, कोई नाटक ड्रामा किया जा रहा है, उसके हम पार्टिसिपेंट नहीं है, उसे हम देख रहे हैं सिर्फ सामने से और बस अपना डेटा कलेक्ट करने लगे पड़े हैं। ठीक है, अब होता है अगला होता है सेमी पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, अर्ध सहभागी। अर्ध सहभागी आप समझिए, यानी पूरा सहभागी भी नहीं है और पूरी तरह असहभागी भी नहीं है। कभी कभी किसी एक्टिविटी में आया और अपना रोल दिखाया और कभी फिर बाहर हो गया उससे, लेकिन डेटा इकट्ठा कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है पूरी एक्टिविटी को, पूरे ड्रामा को। कोई ड्रामा चल रहा है, दिखाया जा रहा है, उसमें वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन पूरे ड्रामा में नहीं, कहीं कहीं। ठीक है, उसे कहते हैं अर्ध सहभागी निरीक्षण विधि। इस तरीके से डेटा को आप इकट्ठा करोगे। अब जो है ये डिस्कस्टेज ऑब्जर्वेशन मेथड, इसमें क्या होता है लोगों को पता ही नहीं चलता कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है। आप क्या करोगे? ऑब्जर्व करना है आपको, लेकिन पता ही नहीं चलने देना कि मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसका कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे लोग देखने वाले आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं ना, आपको पता भी नहीं लगने देते कि वो आपकी पर्सनैलिटी चेक कर चुके हैं। आपके पैरों को देख लेंगे, आपका फ्लैट फुट है या फिर आपका ठीक फुट है, आपकी वैसी पर्सनैलिटी क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसे, आपको पता भी नहीं होगा। वो 1 मिनट में एक बार में आपको खटक से देख लेंगे और वो ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप की जो ऑब्जर्वेशन होता है इसे बोलते हैं डिस्कस्टेज ऑब्जर्वेशन। और फिर होता है मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन अर्थात
जितने भी रिकॉर्डिंग्स हुए, वीडियोस हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट को हम देखते हैं, सुनते हैं, उनसे जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसे मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन बोला जाता है। ठीक है, मेथड बोला जाता है। आ रही है आपको समझ में? जी सर। अब जो लिमिटेशन ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है, मतलब रिसर्च सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है, जब तक आप इसमें घुसिए नहीं तब तक पता नहीं चलता है क्या। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। आगे आप जब भी रिसर्च में जाओगे बहुत पढ़ना पड़ेगा। अभी ये दोबारा आपको फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और ये जो यूनिट है ये आपको अभी नहीं आगे तक बहुत ज़रूरी है और काम देगी, क्योंकि आप रिसर्च, इसके बाद रिसर्च स्कॉलर होगे, और रिसर्च में हर कदम पे ये नियम और रूल रेगुलेशन आपको काम आएंगे, तभी आपकी रिसर्च ऑथेंटिक हो पाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, लगभग हम कवर अप कर चुके हैं। ये थोड़ा बहुत रह रहा है, उसे अभी कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आप खुद भी पढ़ना, अभी समय मिलेगा, और ये टेंशन नहीं लेनी कि हाय हमारा छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा, आपका सारा कवर अप हो चुका है। एकदम रिलैक्स माइंड होके जो पढ़ा चुके हैं, पिछला हमने कितने अच्छे से पढ़ा है, वो सारा अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा सा स्पीडली पढ़ना पड़ रहा है, तो अभी स्पीडली पढ़ रहे हैं, फिर और जो है समझ में आ जाएगा आपको, खुद भी पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कंट्रोल, इसमें कंट्रोल कम होता है ऑब्जर्वेशन में, कॉस्टली पड़ेगा ये, आपको जहाँ तहाँ जाना पड़ेगा या पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होगी इसमें, आपको लिमिटेड स्टडी होगी। अब अगली विधि है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू साक्षात्कार विधि से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो किसी का इंटरव्यू लेके। इंटरव्यू का मतलब होता है, इंटर मतलब आंतरिक और व्यू मतलब देखना, किसी के अंदर झांकना या अंदर देखना। इसमें वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी उत्तरदाता को के अंदर झांका जाता है। अब ये इसके जो टाइप्स है ना, वो कितने तरीके का होता है, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन, पर्सनल आपको सामने बिठा के इसी तरीके से ले लिया, टेलीफोन पे इंटरव्यू ले लिया जाता है, मेल पे कुछ क्वेश्चंस भेजे आपको, आपने उनके जवाब कर दिए, मेल इंटरव्यू हो गया है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो पहले से सेट कर रखा है कि मुझे अभी नोरा मैम का इंटरव्यू लेना और ये क्वेश्चन पूछने, मैं पहले से ही सेट करके गया हूँ, फटाक से वो गया और वो क्वेश्चन पूछे। अनस्ट्रक्चर्ड मैं कोई सेट करके नहीं गया, मुझे आयुषी मैम से क्वेश्चन पूछने, लेकिन कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया, उन्होंने जो आंसर दिया उन्हीं उसी आंसर में से एक और क्वेश्चन बना दिया मैंने खटाक से। ठीक है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो गया, समझ रहे हो आप? अब डेप्थ इंटरव्यू तो एक प्रश्न के अंदर से कई प्रश्न पूछना, बाल की खाल निकालना, प्रश्न में से प्रश्न बनाते चले जा रहे हैं, ये डेप्थ इंटरव्यू हो जाएगा। पैनल इंटरव्यू जो चलते हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, 4-5 लोग, एक पैनल होता है एग्जामिनर्स का, और वहाँ इंटरव्यू लेता है, एक के बाद एक, इसने पूछा, फिर उनके बाद वो पूछेगा, उसके बाद वो पूछेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, ये ब्रीफ होगा, क्लियर होगा, सिंपल होगा, और प्रॉपर वर्डिंग होनी चाहिए इसमें, ऑब्जेक्टिव्स आपके जो है वो निर्धारित होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन और एक्यूरेसी ठीक होनी चाहिए। अब प्रश्नावली एक क्वेश्चनियर मेथड है, प्रश्नावली विधि से हम डेटा इकट्ठा करते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें एक क्वेश्चन सीरीज बना दी जाती है। इस विधि में प्रमुख शर्त उत्तरदाता अथवा सूचना दाता का पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। इसकी क्या मेन कंडीशन है कि जो उत्तर देने वाला है वो पढ़ा लिखा हो, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन की सीरीज हम देने जा रहे हैं उसे, वो उसमें टिक करके और आंसर करके उसे देगा। ठीक है, उसमें वो बताएगा। इसमें क्या होता है, मेहनत अधिक लगती है, समय धन अधिक लगता है। लिखित रूप से आंकड़े हैं, इसलिए इसकी विश्वसनीयता अधिक होती है, क्योंकि हम पे लिखित में है। क्योंकि लिखित में हमने क्या किया है, आपको एक क्वेश्चन सीरीज बना के दे दी और सबको डिस्ट्रीब्यूट की, सबने उनके आंसर किए, वो वापस ले लिए हमने, जो पेजेस दिए थे या जो सीरीज दी थी। ठीक है, इसमें पुनरावृत्ति का गुण उपस्थित होता है। उत्तरदाता बिना किसी दबाव के, यानी कि मैं अभी फेस टू फेस आपसे क्वेश्चन पूछूं और एक आपको सीरीज दे दूं कि जाओ कहीं पे भी जाओ इसे भर के ले आओ, तो आप किस में कंफर्टेबल ज्यादा होगे, फेस टू फेस आंसर करने में या पीछे जाकर के अपने घर में जाके या कहीं पे भी वो भर के लाने में, किस में कंफर्टेबल ज्यादा होगे? घर में जाके। है नहीं? तो इसमें उत्तरदाता ना बहुत कंफर्टेबल होता है, क्योंकि
इसके लिमिटेशन से क्वेश्चनेयर के क्या होगा कि इसके ये साक्षर व्यक्तियों के लिए, ये पढ़ा लिखा होगा तो आपको आप फॉलो कर पाओगे इसको, इस मेथड को, नहीं तो ये बेकार है उनके लिए। संचार माध्यम में अवरोध या बाधा उत्पन्न होने पर भी कोई लाभ नहीं होगा यदि संचार ठीक नहीं हुआ आपका। अपूर्ण, इस अस्पष्ट व गलत उत्तर प्रदान कर देने पर निष्कर्ष भी गलत आएगा। किसी ने गलत उत्तर दिया या अपूर्ण उत्तर आधा अधूरा दिया तो फिर आपका आंसर भी या रिजल्ट भी गलत ही आने वाला है। उत्तरदाता जल्दबाजी में गलत उत्तर का चुनाव भी कर लेता है इसमें, तो निष्कर्ष भी गलत आता है फिर रिसर्चर का। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर होते हैं फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चनेयर। इसमें क्या होता है, तथ्यों से संबंधित प्रश्नावली। जब हम आयु, आय, धर्म, जाति आदि से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। एक ओपिनियन रिलेटेड होते हैं। ओपिनियन में क्या होता है, आपकी राय क्या है, मत क्या है, आपकी क्या राय है, यह जानने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। और जो संरक्षित प्रश्नावली होती है, इसमें क्या होता है कि जिसमें निश्चित, ठोस और पूर्व निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं, निश्चित करके प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संरक्षित प्रश्नावली को? स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है। तो इंटरव्यू गाइड की तरह अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और ये क्लोज्ड क्वेश्चनेयर, इसमें प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसमें क्या होता है, यस और नो वाले आंसर पूछे जाते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप शादीशुदा हैं, यस और नो, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कौन सी प्रश्नावली होती है, क्लोज्ड क्वेश्चनेयर बोलते हैं उसे। या फिर ये बोले प्रतिबंधित या सीमित प्रश्नावली। और अप्रतिबंधित जो होती है ओपन क्वेश्चनेयर। ओपन क्वेश्चनेयर में तो कोई बात पूछ ली तो उसमें राय दे देते हैं व्यक्ति, अपने अपने व्यूज डाल देते हैं। एक होती है चित्रावली प्रश्नावली। इसमें क्या है, चित्र बनाकर जिससे समझाया जाता है और फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। चित्र दिखाया जाता है और फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसे साइको भी बोलते हैं। और शेड्यूल होती है, एक होता है शेड्यूल अनुसूची के द्वारा। इसमें जस्ट लाइक इंटरव्यू मेथड की तरह होती है शेड्यूल। इसमें प्रश्नों का एक समूह जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने पूछे और भरे जाते हैं। यानी वो सामने बैठा रहता है, एक क्वेश्चन का समूह रहता है, उससे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, वो आंसर करता जाता है, आप भरते चले जाते हैं। ठीक है, ये होता है। टाइप ऑफ शेड्यूल में क्या होगा, अवलोकन, अनुसूची, ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल होगा। इसमें अनुसंधानकर्ता सामने उपस्थित व्यक्ति की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है और खुद या तो क्वेश्चन भर लेगा या फिर क्या करेगा, मूल्यांकन अनुसूची। जब किसी को हम रेट करते हैं, रेट करना होता है उस रुचि की, उसकी राय, रुचि, विश्वास आदि को जानने के लिए एवेल्यूएशन करना होता है। और एक होता है प्रलेखन सूची। इसमें लिखित सामग्री के लिए प्रयोग करते हैं। संस्था सर्वेक्षण, इसमें संस्था का सर्वे आदि जो होते हैं और देखते हैं वहां पर कैसे चीज हो रही है आदि। और साक्षात्कार अनुसूची, इसमें क्या होगा, इंटरव्यू में प्रयोग होती वाली आमने सामने बैठकर विधियां। ठीक है। अनुसूची के लाभ क्या होंगे, प्रश्नकर्ता सामने बैठकर प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता उत्साहित भी कर सकता है, उसे उत्साहित भी कर सकता है, एनकरेज भी। हाँ ठीक है, बताइए, सही कह रहे हो आप, ये बात होनी चाहिए, ऐसे करके। अनुसूची की हानि क्या होगी, कुछ प्रश्नों के उत्तर ऐसे होते हैं जो सामने नहीं दिए जाते, जो पीछे दिए जाते हैं, तो वो प्रश्न का उत्तर उत्तरदाता नहीं देगा। प्रश्नावली में उत्तरदाता अकेले उत्तर को भरता है और अपनी नीति प्रश्नों का उत्तर भी दे देते हैं। ठीक है। और डेटा प्रोसेसिंग होगी। डेटा प्रोसेसिंग कैसे, इनकी डेटा होगा आपके पास, फिर वो उसको प्रोसेस करोगे और फिर उससे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब हम रिसर्च करते हैं तो होता क्या है कि सबसे पहले हमें रॉ डेटा मिलता है और बिना डेटा प्रोसेसिंग के बाद रॉ डेटा बेस्ड है। जब तक आप उसमें डेटा प्रोसेसिंग नहीं करोगे, उसे प्राइमरी डेटा नहीं बनाओगे, उसमें से क्या आपके यूज लायक है, क्या उसे हटाना है, क्या यूजलेस है, तब तक वो डेटा प्रोसेसिंग नहीं होगी और वो रॉ डेटा बेकार ही होगा आपके लिए। ठीक है। तो डेटा प्रोसेसिंग में डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसे ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि जिससे हमें मीनिंगफुल उसे इंफॉर्मेशन बना सके, उसे उसको यूज लाइक बना सके। आप समझ रहे हो, रॉ डेटा है वो जब तक कूड़े कचड़े की तरह ढेर की तरह पड़ा है और जब तक उसे आप छांट छूट करके सेट करके नहीं करोगे तो वो यूज लाइक नहीं बनेगा, तो उसे डाटा प्रोसेसिंग नहीं कहेंगे। ठीक है।
यह इंफॉर्मेशन हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में मदद करती है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करी है हमने। ठीक है, अब कलेक्शन डेटा इन रॉ फॉर्म और वैलिड सोर्स से डेटा कलेक्ट होना चाहिए। ऐसे उल्टे सीधे जगह से जहाँ जो विधियां अपनाई उन्हीं सोर्स से डेटा आना चाहिए। और डेटा प्रिपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कि जो रॉ डेटा कलेक्ट किया गया है उसमें गलत या रिपीटेबल डेटा इकट्ठा हो गया हो, कुछ गलत आ गया हो या कुछ डबल बार आ गया हो, तो वो भी सारी चेकिंग इसी में डाटा एनालिसिस में करते हैं। इसमें डेटा को क्लीन करते हैं और गलत और रिपीटेबल डेटा को क्या करते हैं, रिपीटेड डेटा को रिमूव कर दिया जाता है। इसमें डेटा की सॉर्टिंग एंड क्राफ्टिंग भी, इसे डेटा की सॉर्टिंग एंड क्राफ्टिंग भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं, यानी डेटा को जो क्लीन करना और रिपीटेड डेटा आदि को हटाना। ठीक है, फिर कुछ इनपुट होती है, क्लीन डेटा को टूल्स की हेल्प से डेटा साइंटिफिक करते हैं, आंकड़ों विज्ञान आंकड़े आदि लगाते हैं। आंकड़ा विज्ञान में आंकड़ों का विश्लेषण करके उनसे जानकारी निकालने का विज्ञान है। यह कंप्यूटर विज्ञान का एक भाग है। ठीक है, आंकड़ा। और फिर प्रोसेस अर्थात इसलिए किया जाता है ताकि उद्देश्य के अनुसार निष्कर्ष निकाला जा सके। जो डेटा ऊपर प्रोसेस किया जाएगा, आउटपुट मीनिंगफुल डेटा मिलेगा फिर आपको, जो आपको जरूरी होगी। उसमें इमेज हो सकते हैं, लिस्ट हो सकती है, टेबल ग्राफ बन जाएंगे, चार्ट बन जाएंगे, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार आज हमने ये डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कलेक्टिंग मेथड, सैम्पलिंग मेथड्स आदि, ये सारा का सारा जितना हो सका अधिक से अधिक आज हमने रिसर्च का ये कवरअप कर दिया है। मुझे आशा है कि लास्ट कक्षा से जुड़े तो डाउट आपके होंगे ही नहीं, क्योंकि हमने इतना अच्छे से लेके चले। हम आज की कक्षा से डाउट आपके होंगे, तो आपके डाउट जो है स्वाभाविक है, क्योंकि बड़ी स्पीडली समझाया गया है। ज़्यादा घुस करके हमने और ज़्यादा चर्चा करते हुए उस चीज़ को नहीं लिया, लेकिन आज की डिमांड ही यही थी। ठीक है, बाकी आप लोग अपने आप पढ़ना, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अच्छा परफॉर्मेंस करिए। आज जो भी गाइडेंस मिली थी उनको ध्यान में रखते हुए बिना हड़बड़ाहट के रिलैक्स माइंड होकर के करिए। सभी JRF, ज़्यादा से ज़्यादा JRF प्राप्त होंगे, सभी को मिलेगा। ठीक है, और बताइए किसी की कोई विशेष डाउट हो तो आप रख लीजिए, नहीं तो आपकी, मुझे लगता है कितने बजे कक्षा है फिर नेक्स्ट? सर 5 बजे है। 5 बजे है। हाँ, समय कम है, आपके पास 20 मिनट है, तो आप थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना, क्योंकि 2:30 बजे से आप पहले से जुड़े हुए हो। 1 बजे से जुड़े हुए हैं सर सब। 1 बजे से जुड़े हो तो थोड़ा रिलैक्स करो, माइंड को थोड़ा फ्री, घूमो थोड़ा, जाके मुँह हाथ धो करके आओ और रिलैक्स होकर के फिर बाद में रिवाइज करना ये चीजें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, हम 5 बजे मिलते हैं। योगियों का जीवन परिचय हम फटाफट खत्म कर देंगे 1 घंटे में। जैसे सुन के हमारे जो कान पे पड़ेगा उससे भी हमको याद हो जाएगा। ऐसा ही भाव मन में रख के हम वो क्लास कर लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप सुनिए, बहुत सारी चीजें हमारी फिर भी सुनने से ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे। योगियों का जीवन परिचय का बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, मेन पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे कि इनका ये जीवन परिचय, इनके गुरु ये, इनके माता पिता ये, आप ये ऊपर से याद कर लेना, बस वहीं से क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी का। आप लोग धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर।